Good morning, all of you. Our today's topic is Insurance Education Protection Fund. ये आप देख रहे होंगे इंश्योरेंस एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। लास्ट टाइम हमने सेक्शन 123 किया था, 124 किया था। नेक्स्ट हमारा आज सेक्शन है 125। देखो, इंश्योरेंस एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड होता क्या है। ये कंपनी क्या करती है, अगर कुछ अमाउंट अनपेड रह जाता है एज अ डिविडेंड, या कोई शेयर है जिसका कोई कंप्लेनेंट नहीं है, कहीं से पेमेंट नहीं हो रही, हमारे अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है बट जिसका पैसा है वो लेने नहीं आया, तो उस केस में क्या करती है कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फ़ंड क्रिएट करने के लिए बोला हुआ है कि एक फ़ंड क्रिएट करना है। वो फंड का नाम है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। जो पैसा अगर इन्वेस्टर पे खर्च होता है या इन्वेस्टर को कोई ग्रीवेंसेस होते हैं, कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसकी अवेयरनेस के लिए, उसकी प्रमोशन के लिए जो भी खर्चा होता है वहाँ से पैसा जाता है। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी बॉडीज़ बनाई हुई हैं, कौन कौन से मेंबर्स उसके अंदर पार्ट करते हैं, जो इस फंड को रेगुलेट करेंगे, चेक करेंगे टाइम टू टाइम की कंपनी के कंप्लायंसेस पूरी की है या नहीं की। तो इसके अंदर पढ़ते हैं। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एस्टेब्लिश किया है फंड जिसे बोलते हैं इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अंडर सेक्शन 125C ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कौन कौन से फंड है जो इसके अंदर जाएंगे। अभी हमने पढ़ा अनपेड डिविडेंड जाएगा, अनपेड एप्लीकेशन मनी, कुछ पैसा जैसे लोगों ने पैसा दे दिया एप्लीकेशन का जिसकी अलॉटमेंट पेंडिंग है, ड्यू है रिफंड के लिए, बट वो बंदा मिल नहीं रहा, उसका अकाउंट गलत है या कुछ भी कोई भी रीज़न है, उसके वजह से कोई पैसा फंड में चला गया। फंड में पैसा जाता है, देखो उसका प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ, हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था। प्रोसीजर ये है, अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है या कंपनी ने कोई पैसा देना है, कंपनी ने 30 दिन के अंदर उस पर्टिकुलर डिविडेंड अकाउंट के अंदर डालना है और उस 30 दिन के अंदर पेमेंट करनी है। 5 दिन के अंदर डिविडेंड अकाउंट में डालोगे और 30 दिन के अंदर आपने पेमेंट करनी है। उसके नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर आपने उसे ट्रांसफ़र करना अनपेड, अगर आप नहीं पे कर पाए। ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट में तब तक रहेगा 7 साल तक। 7 साल तक अगर कोई बंदा आ गया लेने के लिए तो ठीक है, अगर नहीं आया तो उस केस में 7 साल के बाद हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ट्रांसफ़र ऑफ डिविडेंड टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर। और यही हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर अनपेड मैच्योर डिपॉजिट मैच्योर हो चुके हैं बट पेमेंट नहीं हुई, अनपेड मैच्योर डिबेंचर्स की भी पेमेंट नहीं कर पाए, कोई इंटरेस्ट है इन सब पे। अब देखो, जो हमने ए से लेके डी तक पढ़ा हुआ है, जो ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये 4 पॉइंट्स तभी हम ट्रांसफ़र करेंगे, ये पैसा तभी हम ट्रांसफ़र करेंगे ए से लेके डी तक, प्रोवाइडेड जब ये पूरे 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे। जब तक ये 7 साल तक अनपेड रहेंगे, 7 साल के बाद इसके अंदर एंट्री ट्रांसफ़र हो जाएगी फंड के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं एफ। अगर कोई ग्रांट है, डोनेशन है जो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के लिए दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कोई इंटरेस्ट, कोई अदर इनकम रिसीव हुई है इन इन्वेस्टमेंट्स पे जो इन्होंने की है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में, कोई शेयर को बेच के पैसा आया, कोई रिडम्पशन, कोई प्रेफरेंस की रिडीमेबल अमाउंट थी जो अनपेड थी, 7 साल से ज़्यादा हो चुके थे, सच अदर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी। यहाँ से इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर पैसा आएगा। अब ये पैसा कहाँ पे यूटिलाइज करना हमने,
मेन मुद्दा ये है कि हमने इसे यूटिलाइज़ कहाँ कहाँ करना है। देखो, जो हमने 1 से लेके 4 तक पढ़े थे उन्हें रिफंड करने के लिए, उनके अनक्लेम्ड डिविडेंड को पेमेंट करने के लिए, मैच्योर डिपॉजिट की पेमेंट करने के लिए, मैच्योर डिबेंचर्स की पेमेंट के लिए, अगर कोई बंदा एप्लीकेशन का पैसा दे चुका है उसका रिफंड बनता है विद इंटरेस्ट के साथ, उसे वापस कर देंगे। पहला तो ये पॉइंट है। प्रमोशन के लिए, इन्वेस्टर की एजुकेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए, अगर कोई भी एप्लीकेंट या कोई भी एलिजिबल एप्लीकेंट को नुकसान हुआ है, उसे लॉस हुआ है किसी भी तरह से, उसका रॉन्गफुल एक्ट की वजह से या रॉन्गफुल एक्शन बाय एनी अदर पर्सन, तो कोर्ट ने बोला है कि इसे पैसा देना है, तो उस केस में आप पैसा दोगे। आप कहाँ से पैसा दोगे? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड से पैसा निकाल के उसके अकाउंट में डाल दोगे। कोई लीगल एक्सपेंसेस रिइंबर्स करने आपने, उसके लिए पैसा ले सकते हो। कोई और अदर पर्पस जो इससे रिलेटेड हो गया और जो आपको प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तो यहाँ से आप पैसा ले सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो इन पर्पस के लिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं जिसके बेसिस पे मेंबर्स को यहाँ पे कौन बनाया है, बॉडी कॉर्पोरेट बनाई है यहाँ पे। सेक्शन 125(5) सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी, नोटिफाइड करके एक अथॉरिटी बनाएगी ताकि वो एडमिनिस्टर करे इस फंड के अंदर, चेक करती रहे। इसके अंदर चेयरमैन होगा और बाकी अदर मेंबर होंगे नॉट एक्सीडिंग 7, और एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। सेक्शन 125 सब सेक्शन 6 ये आपको बताएगा कैसे हमने फंड को एडमिनिस्टर करना है, कैसे हमने चेयरमैन को अपॉइंट करना है, मेंबर कैसे अपॉइंट होंगे, वो कितना टाइम होल्ड करेंगे, मीटिंग कैसे कंडक्ट होगी, वो सारा कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। सेक्शन 125(7) सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा अथॉरिटी सच ऑफिसर और ऑफिसेस और एम्प्लॉय और अदर रिसोर्सेज जैसे भी लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही आपको प्रोवाइड करेगा इसके लिए सब कुछ। सेक्शन 125(8) अथॉरिटी एडमिनिस्टर करेगी फंड को, मेंटेन कराएगी एक सेपरेट अकाउंट के अंदर और रिकॉर्ड मेंटेन करेगी इससे रिलेटेड, और ये सारा कुछ होगा इन कंसल्टिंग विद द C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सेक्शन 125(10) ये फंड ऑडिट होगा, C&AG ऑडिट करेगी, रेगुलर इंटरवल पे कर सकती है, ठीक है। सच ऑडिटेड अकाउंट्स विद एनुअल रिपोर्ट ये आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दोगे एनुअली। सेक्शन 125(11) अथॉरिटी प्रिपेयर करेगी सारा कुछ, जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया वो एनुअल रिपोर्ट बनाएगी, ऑडिट करेगी और इसकी कॉपी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो दिया है C&AG ने, तो उस केस में वो जो है C&AG को भी दी जाएगी ये कॉपी, और C&AG सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, वो ले डाउन करेगी, एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट में डिस्कशन होगी इसके बेसिस पर। जो हमने पढ़ा कि एडमिनिस्टर करेंगे तो उसका सारा प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। कहता सबसे पहले हम एस्टेब्लिश करेंगे एक अथॉरिटी, इन्होंने क्या अथॉरिटी एस्टेब्लिश कर दी हमने। अथॉरिटी एक बॉडी कॉर्पोरेट होगी, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट जैसे कंपनी होती है वैसे ही परपेचुअल सक्सेशन होगा, कॉमन सील होगी और पावर होगी आपको एक्वायर करने के लिए, होल्ड करने, डिस्पोज ऑफ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, मूवल इनमूवल कुछ भी करने की, आपके स्यू करने की पावर सारी कुछ इसके अंदर दी है। इसके अंदर होगा क्या, एक चेयरपर्सन होगा,
6 मेंबर होंगे और एक होगा आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो चेयरपर्सन होगा वो सेक्रेटरी होना चाहिए एमसीए का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, वही चेयरपर्सन यहाँ पे रखा जा सकता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बाकी जो मेंबर होंगे, मेंबर कहाँ से अपॉइंट करेंगे? मेंबर कुछ तो आरबीआई से नॉमिनेट करवा लेंगे, जो एक्स ऑफिसर होंगे उनके, ठीक है। कुछ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से करवा लेंगे, यहाँ से आ जाएंगे। नॉट बिलो रैंकिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब यहाँ से हम 4 पर्सन लेंगे जिनकी स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस नॉलेज होगी, 15 साल का एक्सपीरियंस होगा उन्हें, लॉ में होगा, इन सब में, अकाउंटेंसी में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इनका लिया जाएगा जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है इस अथॉरिटी को यूज़ करने के लिए चाहिए होगा, तो उसके बेसिस पे आपने अपॉइंट कर देना। अब ये जो ऑफिसर है, ये मेंबर है, ये मेंबर ऑफिस को कब तक होल्ड करके रखेंगे? मेंबर होल्ड करेंगे ऑफिस को 3 साल तक, और ये एलिजिबल है फर्दर रीअपॉइंटमेंट के लिए, प्रोवाइडेड मेंबर 3 टाइम से ज़्यादा, मतलब 3 टर्म से ज़्यादा अपॉइंट नहीं हो सकते। प्रोवाइडेड मेंबर आपके 3 टर्म से ज़्यादा अपॉइंट नहीं हो सकते, मतलब ये 3 साल के लिए अपॉइंट हो गए, उसके बाद इन्हें गैप लेना पड़ेगा, रीअपॉइंटमेंट उसके बाद ही होगी। ये गैप लेंगे, इनका कूलिंग पीरियड कंप्लीट होगा 3 साल का, बीच में 3 साल का गैप होगा, फिर उसके बाद रीअपॉइंट के लिए एलिजिबल होंगे। मेंबर जो अपॉइंट किए हैं वो होल्ड करेंगे ऑफिस 3 साल के लिए, और अगर वो अटेन कर लेते हैं 65 ईयर की एज विच एवरेज अर्लियर, सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी इन्हें रिमूव कर सकती है अपने ऑफिस से, अगर उन्हें लगता है कि ये इंसॉल्वेंट है, या अगर अनसाउंड माइंड लगता है इन्हें, कहीं कन्विक्शन है, या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उस केस में ये हटा दिए जाएंगे। प्रोवाइडेड हटाने से पहले इन्हें बुलाया जाएगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हट दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी। इस अथॉरिटी का क्या फंक्शन है? अथॉरिटी की ड्यूटी है फंड को एडमिनिस्टर करना, ठीक है, और इसे कंट्रोल करना, इसे चेक करना टाइम टू टाइम कि ये प्रॉपरली पैसा जा रहा है, इसके अंदर नहीं जा रहा। वो कौन करेगा? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करेगा, जिसे पावर इस बोर्ड ने दी है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो फंक्शन परफॉर्म करेगा, और किसके अंडर काम करेगा? चेयरपर्सन के, जैसे डायरेक्शन चेयरपर्सन दे रहा है उसके बेसिस पे वो काम करेगा। अब अथॉरिटी के अंदर हम मीटिंग भी करेंगे जैसे इन्हें ठीक लगता है, उसके बेसिस पे, जो उन्हें जगह सही लगती है उनके बेसिस पे आप टाइम टू टाइम मीटिंग कर लोगे। अथॉरिटी डिटरमाइन करेगी अपना प्रोसीजर कैसे इन्होंने मीटिंग कंडक्ट करनी है, बट इसके अंदर ये बताया कि एटलीस्ट 1 मीटिंग होनी चाहिए 1 क्वार्टर के अंदर, तो 4 मीटिंग होगी 1 साल के अंदर, और 2 मीटिंग के बीच में 120 दिन का डिफरेंस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीटिंग कौन करेगा शुरू? चेयरपर्सन करेगा। अगर चेयरपर्सन नहीं है तो उस केस में जो मेंबर्स होंगे, मेंबर कर देंगे मीटिंग को शुरू।
अगर मीटिंग के अंदर कोई डिफरेंस इन ओपिनियन चल रहा है, कोई और कुछ बोल रहा है, तो उस केस में मेजॉरिटी का व्यू लिया जाएगा, उसके बेसिस पे फाइनल डिसीजन किया जाएगा। और मीटिंग के अंदर एटलीस्ट 50% जो भी मेंबर हैं उसका 50% प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग के अंदर, तो उसे बोला जाएगा क्वेरम, मीटिंग के अंदर प्रेजेंट है तभी मीटिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। 2 मेंबर मीटिंग को बनाने के लिए सफिशेंट है, आप मीटिंग कंडक्ट कर सकते हो। मेंबर नॉट टू पार्टिसिपेट इन मीटिंग इन सर्टेन केसेस। अगर किसी बंदे का पेक्यूनरी इंटरेस्ट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं भी इंटरेस्ट है, तो उस केस में वो अपना इंटरेस्ट बताएगा, डिस्क्लोज करेगा अपना नेचर ऑफ इंटरेस्ट, कहाँ पे इंटरेस्ट है उसका, तो उसके बेसिस पे उसे चेयरपर्सन के पास डॉक्यूमेंट ले जाएंगे और अपना वो बताएगा कि मेरा यहाँ यहाँ इस कंपनी में इंटरेस्ट है। तो उसमें जहाँ बंदे का उसका इंटरेस्ट होगा तो उस कंपनी में उसका चार्ज नहीं क्रिएट किया जाएगा, मतलब उसे चार्ज नहीं दिया जाएगा उस कंपनी का, बाकी मेंबर उस कंपनी को चेक करेंगे। बट यहाँ पे मैंडेटरी ये है कि आपको डिस्कस करना है कि आपका कहाँ पे इंटरेस्ट है, कहीं किसी कंपनी के शेयर लिए हैं आपने तो उसके बताना पड़ेगा। वैकेंसी नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग ऑफ द अथॉरिटी। अगर कोई बंदा छोड़ के चला गया, वेकेंट होगी उसकी जगह, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो प्रोसीडिंग चल रही है वो इनवैलिडेट हो जाएगी, नहीं होगी। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। कहता जो भी आपने कोई भी सूट एडमिनिस्टर नहीं होगा, कोई भी एम्प्लॉय कोई भी एडमिनिस्टर नहीं करेगा अपने बेनिफिट के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है, गुड फेथ में ये कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड सेंट्रल गवर्नमेंट पे कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बनाया। अब इसके अंदर आपको दिया हुआ है कि फंड का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा है, तो आपको मैं ब्रीफ में समझाता हूँ। इसमें है क्या, स्टेटमेंट आप फर्निश करोगे टू द फंड, जो पैसा आपका ट्रांसफ़र होना है वो आपको पहले बताना पड़ेगा। और ये कह रहे हैं कि हमारी ब्रांचेस हैं पंजाब नेशनल बैंक के अंदर, उसमें आपको पैसा डिपॉजिट कराना पड़ेगा। जैसे मुझे लगता है कि मेरा ये 7 साल कंप्लीट हो गया, अब ये पैसा जाना है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर, तो मुझे लिस्ट बनानी पड़ेगी, चालान बनाना पड़ेगा, उन्हें पे करना पड़ेगा और जमा कराना पड़ेगा उस बैंक के अंदर। और उसके लिए सारी डिटेल के लिए कंपनी को एक फर्निश करेगी स्टेटमेंट, और ये इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर बन जाएगा। इसके अंदर डिटेल सारी जाएगी कि कितना अमाउंट आपने ट्रांसफ़र किया इस फंड के अंदर 30 दिन के अंदर जब आपने चालान जमा किया। अमाउंट आप वैसी रेमिट करोगे, इलेक्ट्रॉनिक मोड में ट्रांसफ़र कर सकते हो जितना आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है एज़ पर कंप्लाइंसिंग विद द प्रोविज़न। जैसे ही आपका पैसा रिसीव हो गया, अथॉरिटी चेक करेगी और रजिस्टर मेंटेन करेगी कि आपने पैसा सही किया, रिकनसाइल करेगी कितना पैसा ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए था, और जो डेजिग्नेटेड बैंक है उन्हें जो भी पैसा मिला है वो आपको पैसे की डिटेल आपको दे देंगे। कंपनी एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगी कि क्या क्या नाम है, क्या क्या उनके क्लाइंट आईडी है, क्या क्या फुलियो है, सर्टिफिकेट नंबर, सारा कुछ, कितना पैसा उनका अनपेड था जो हमने फंड के अंदर डाला हुआ है। इस प्रोविज़न को कंप्लाइंस करना है इन्होंने। और ये जब भी कंपनी की मीटिंग होगी विद इन 90 डेज आफ्टर द होल्डिंग AGM, तो उसके अंदर भी रखा जाएगा टिल द कंप्लीशन ऑफ 7th ईयर। AGM के अंदर बताया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा इतना अमाउंट है जो कि हम ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं
इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर जो स्पेसिफाइड किया हुआ है, और इसके अंदर फॉर्म जाएगा IEPF2, जिसके अंदर नाम लिखा जाएगा, एड्रेसेस, नेचर ऑफ अमाउंट विच ईच पर्सन इज एंटाइटल्ड, कितना अमाउंट ड्यू रह गया, पेंडिंग कितना रह गया फंड का, सच अदर इंफॉर्मेशन एज मे बी रिक्वायर्ड। उसके बाद नेक्स्ट है मैनर ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू फंड। अब होता क्या है कि कई बार हमारे पास जो शेयर्स होते हैं वो डीमैट फॉर्म के अंदर होते हैं, डीमैट फॉर्म के अंदर है, बट डीमैट बना हुआ है, वही प्रोसेस आपने फॉलो करना है। अनपेड रह गया, डिविडेंड नहीं पे हुआ, या किसी वजह से वो कंप्लेंट नहीं आया, उसका बैंक अकाउंट गलत है, रिवर्स एंट्री आ गई, क्योंकि जो हम डिविडेंड पे करते हैं डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में जाता है। अगर वो ऑपरेटिव नहीं है तो उस केस में भी आपने 30 दिन के अंदर उसका पैसा सारा का सारा ट्रांसफ़र करना है अपने फंड के अंदर, प्रोवाइडेड अगर वो आपसे पैसा ले जा चुका है, अगर ड्यूरिंग 7 ईयर के अंदर वो पैसा आपसे डिविडेंड का सारा ले जा चुका है तो वो फंड के अंदर नहीं डालना। तो ये बातें इन्होंने बोली गई है। इसके लिए बोर्ड ऑथराइज करेगा कंपनी सेक्रेटरी को, वो चेक करेगा नेसेसरी डॉक्यूमेंट, कंपनी फॉलो करेगी प्रोसीजर वाइल ट्रांसफरिंग द शेयर्स, कंपनी इसका देखेगी, कंपनी इन्फॉर्म कर देगी इसका जो लेटेस्ट एड्रेस होगा, ठीक है, और इसके रिगार्डिंग ट्रांसफ़र अगर इसके हुए हैं शेयर्स तो वो सारा कुछ बता दिया जाएगा। इन केस वेयर अ स्पेसिफिक ऑर्डर और द ट्रिब्यूनल, इसका ऑर्डर कोई निकला, कोई केस चल रहा था, अथॉरिटी रिस्ट्रेनिंग एनी ट्रांसफ़र, मना किया है कि ट्रांसफ़र नहीं करना है, या हाइपोथिकेशन लगी हुई है, शेयर्स ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड, द कंपनी शैल नॉट ट्रांसफ़र सच फंड शेयर्स टू द फंड। अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा तो उस केस में नहीं करोगे आप। प्रोवाइडेड कंपनी को डिटेल देनी पड़ेगी कि इसका केस चल रहा है विदिन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जब वो फंड में पैसा जाना था उस टाइम पे 30 दिन के अंदर आपको ये डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि इसका डिस्प्यूट चल रहा है, इस वजह से हमने इसका पैसा फंड में नहीं डाला। कंपनी इन्फॉर्म करेगी डिपॉजिटरी को बाय वे ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन while shareholder have their accounts for transfer in favor of authority। जब भी ये सारा कुछ इंटीमेशन रिसीव हो जाएगी, डिपॉजिटरी इनका चेक करेगी डीमैट अकाउंट, और इस पर्पस के लिए अगर इन्हें ट्रांसफ़र करना पड़ा फिज़िकल फॉर्म में तो उस केस में फ़िज़िकल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देगी। सेक्रेटरी और कोई पर्सन होंगे जो ऑथराइज होंगे, make an application on behalf of the concerned to the company for issuing new certificate। तो INC 1 हमने पढ़ा, INC 2 पढ़ा, INC 3 पढ़ा, ये प्रोसीजर आपको दिया हुआ है क्या क्या करना है। आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, रिफंड टू कंप्लेनेंट फ्रॉम क्लेमेंट फ्रॉम फंड। अब कई बार क्या होता है कि अगर मान लो कोई पैसा जो मेरा पेंडिंग पड़ा है बट अब मुझे पता लगा, या मेरे घर वालों का पैसा था जो मुझे नहीं पता था, तो मुझे आज पता लगा कि भाई मेरा पैसा तो उस कंपनी के पास पड़ा हुआ है। फिर मैंने ब्रोकर से बात की कि मेरा इतना इतना पैसा भाई पड़ा हुआ है। ब्रोकर ने कहा कि अब ये पैसा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में जा चुका है। तो उस पैसे को लाने के लिए हमें एक फ़ाइल करना पड़ेगा, INC 4 फाइल करना पड़ेगा। INC 4 के अंदर मैं अपनी डिटेल बताऊंगा, अपने डॉक्यूमेंट दूंगा। अगर वो डॉक्यूमेंट सफिशिएंट है तो उसके बेसिस पे मुझे पूरा पैसा मिल जाएगा विद इंटरेस्ट के साथ। और ये पैसा कहाँ से मिलेगा? मुझे इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में से ही पैसा मिलेगा।
पावर टू डायरेक्ट पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू फंड। देखो, जब भी आपने पैसा ट्रांसफ़र करना है, कंपनी को एक एप्लीकेशन, एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी अथॉरिटी को फॉर्म 6 के अंदर 30 दिन के अंदर, जब ये इनका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है और नेक्स्ट ईयर इन्हें पैसा ड्यू बनता है, इन्हें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा इस फंड के अंदर। वो स्टेटमेंट इन्हें फर्निश करनी पड़ेगी। कंपनी फर्निश करेगी स्टेटमेंट अथॉरिटी को 30 दिन के अंदर, जब इनका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। अथॉरिटी फर्निश करेगी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे फर्दर 60 डेज के अंदर। हु हैज़ फेल्ड टू ट्रांसफ़र द अमाउंट, अगर आपने ट्रांसफ़र नहीं किया तो उस केस में आपको फर्दर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट चली जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट है राइट टू डिविडेंड और पेंडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर्स अंडर सेक्शन 126। कई बार क्या होता है कि हमने एक एप्लीकेशन दी होती है, बट एप्लीकेशन कंपनी को दे दिया और कंपनी ने उस शेयर को ट्रांसफ़र नहीं किया। देखो, मैंने कहा कंपनी को कि इस बंदे के नाम पे मेरे शेयर ट्रांसफ़र कर दो। अगर मैंने वो ट्रांसफ़र डीड बना दी और एक डिविडेंड मैंडेट भी दे दिया कि अब मेरा राइट नहीं है, इसका राइट बंदेगा, तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, वो जो डिविडेंड का पैसा होगा, वो डिविडेंड का पैसा कंपनी नए बंदे को दे देगी, ट्रांसफरी को दे देगी, अगर ट्रांसफर ने मैंडेट बना लिया। अगर डिविडेंड मैंडेट नहीं बना, कंपनी एप्लीकेशन पहुंच चुकी है ट्रांसफ़र की, कंपनी ने ट्रांसफ़र नहीं किया, बट कंपनी क्या करेगी, उसे अनपेड में डाल देगी वो पैसे को,